ज़ेवन हमले में जाम बहक 3 पुलिस एहलकारों को श्रीनगर में खराज अकीदत की गई पेश। आईजीपी कश्मीर ने हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का बताया हाथ, कहा हमलावर हथियार छीनने के मकसद से आए थे, नाकाम हुए। तीनों हमलावरों को ट्रेस करने का अमल बताया जारी। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की सूरत हाल पर मरकजी सरकार पर चलाए तीखे तीर, कहा 370 हटने के बाद ज़ेवन में हमला, रंगरेड में एनकाउंटर, हैदरपुरा में कत्ल क्यों हुए। बीजेपी लीडर के मुहाफिज हथियार समेत फरार होने पर भी उठाए सवाल, कहा 370 हटने के बाद अमन और तरक्की के दावेदार कश्मीर में परेशानियां ही परेशानियां ले आए। और सफाकतुल श्रीनगर में दुकानदारों ने बैंक और इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज, कहा बगैर नोटिस उनके दुकानों को किया गया मुकफ्फल। उसी बैंक से सीसी निकाला जिस बैंक ने दुकानों को सील करने का हुक्म दिया। अरबाब इक़्तिदार से दुकानदारों ने इंसाफ का किया मुतालिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज गांदरबल के अंदर एक जलसा किया गया और वहां पर इशफाक जब्बार जो कि साबिका एमएलए है वहां पर उस जलसे में मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया था। क्या है पूरी कहानी, इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सफाकतुल के अंदर दुकानदारों ने आकर एहतजाज क्यों किया, क्या दुकानदारों के जो दुकान है उन्हें सील क्यों किया गया, जब उन्हें बैंक से ही सीसी मिले तो बैंक ने ही इन्हें बंद करने का हुक्म क्यों दिया, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ज़ेवन श्रीनगर के अंदर कल शाम 6 बजे के करीब हमला हुआ था और उस हमले में 3 पुलिस एहलकार जाम बहक हुए थे और लगभग 11 के आसपास जख्मी हुए थे। तो उसके बाद जो जाम बहक एहलकार है उन्हें आज श्रीनगर के अंदर खराज अकीदत पेश की गई और इस हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब में पुलिस के आला अफसरान के अलावा जो सूबाई सतह के अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और खासतौर पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले यहाँ पर मौजूद थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर उन्हें सलामी देने के साथ साथ खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश की गई और कहा गया कि उनकी जो खिदमात है वो पुलिस के अंदर कौम के तई बेहतर रही हैं और पुलिस ने यह भी दावा किया है कि ऐसी शहादतें पुलिस के अंदर इससे पहले भी कई सारे लोगों ने दी हैं। ताहम इस मौके पर जब आईजीपी कश्मीर ने मीडिया के साथ बात की तो उन्होंने मुतअद्दिद चीजें यहां पर बताई। उन्होंने कहा कि कल शाम 6 बजे के करीब आर्मर्ड पुलिस की गाड़ी पर यह हमला हुआ। 25 एहलकार उस गाड़ी में सवार थे जिसमें से जो लगभग 14 के करीब है वो जख्मी हो गए थे। 2 कल शाम ही इंतकाल कर गए थे, एक आज सुबह जाम बहक हो गया। जैश ए मोहम्मद तंजीम से इस हमले के पीछे जो है आईजीपी कश्मीर ने दावा किया कि जैश ए मोहम्मद जो मिलिटेंट तंजीम है वो इस हमले के पीछे हैं और उनका यह भी कहना था कि इन हमलावरों का यही मकसद था कि वो पुलिस एहलकारों से हथियार हड़पना चाहते थे और उन्हें यह भी कहा कि ऐसे मिलिटेंटों की तादाद 3 थी जिनमें से 2 गैर मुल्की और एक मकामी मिलिटेंट था और इन तीनों मिलिटेंटों को ट्रेस करने का अमल भी जारी है। ये आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। जानते हैं कि कल शाम 6 बजे कि हमारे आर्मर्ड पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का जिसमें 2 फॉरनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है
हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है। उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पंपर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया। एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया, और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। तीन टेररिस्ट में 2 फॉरेनर था, 1 लोकल था। सर, उसके बाद भी ऐसा हमला देखा गया? देखिए कि हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी तब तक आरोपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था, और वहाँ पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, आरोपी को एक्सटेंड करेंगे, और हम लोग कुछ उसमें बीपी व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। सर, क्या आपको लगता है? बिल्कुल ये प्लान अटैक था, और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा। ये देखता हो कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में। ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है, जाती थी। और नाज़रीन, जो ये 3 एहलकार थे, जो 3 पुलिस एहलकार थे जिनकी यहाँ पर मौत वाक़ा हुई, जो जाम बैक हुए, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, उन्हीं में से गुलाम हुसैन भट्ट भी एक एहलकार था, जिनका ताल्लुक चुलाई चक्का तहसील राजगढ़ जिला रामबन के साथ था। और जब आज उनकी मैयत वहां पर ले जाएगी तो वहां पूरे रामबन में मातम बिछ गई। और सफ़े मातम बिछने के साथ साथ जो मज़कूरा एहलकार था वो घर का वाहिद कमाने वाला बताया जा रहा है। 10 दिन पहले घर वालों से मुलाकात हुआ था, कुंबे का वाहिद सहारा था। हमारे भाई ने जो शादी दी पूरे देश के लिए दी, अपने अयाल के लिए दी। जिन बुज़दिलों ने, जिन जलीनों ने, जिन शैतानों ने उस पर ये हरबा किया, उसका फैसला अल्लाह करेगा, अल्लाह का रसूल करेगा, कुरान पाक करेगा। अगर उसने, उस शख्स ने उनका पीछा किया तो ठीक किया, अगर उसको बेहक बेगुनाह इस अयाल से छुटकारा दिलाया और हमारी बाजू टूट गई, हमारी कमर टूट गई, उनके यार के भी कमर ऐसे टूट गई। कब मुलाकात हुई थी आपकी? अटैक करने वाले करते रहते हैं, ये रिज़्क और मौत की बात है। अचानक हो गया अटैक, उनके बारे में भी आपने ही सोचना है क्या बनेगा उनके साथ सलूक हमारा। जैसे हम रोते पीते हैं वो भी उसी तरह होने चाहिए, उनका दिमाग भी इसी तरह फॉलो होना चाहिए। वह क्या होता है, क्या बनता है फौजियों को मार के, कैसी दहशत, कैसी द्रोही है वो। कब खाली होगा वो, कब आज़ाद होगा, तो फिर हम भी आज़ादी करेंगे। हमारी आज़ादी होगी, अब हम किसको फरियाद करेंगे, हमारे सुनने वाला चले गया। न से एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो जमातें हैं, वो ये दावे कर रही हैं कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक मुस्बत तब्दीली आ गई। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंसी के वाक़ात हैं वो भी कम हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि स्टोन पेल्टिंग 0 पे आ गई है और जम्मू कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल है। लेकिन जब हम यही एदाद-ओ-शुमार पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं तो मरकजी सरकार वहां पर एदाद-ओ-शुमार इस तरह देती है। मरकजी सरकार की जानिब से या दाखिला वजारत की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर यही बताया गया कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा साल के अंदर दिसंबर 5 तक 206 मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स हुए हैं, यानी 206 मिलिटेंसी के वाक़ात हुए हैं। जब हम यही एदाद-ओ-शुमार साल 2020 में देखते हैं तो ये 244 थे, तो ज्यादा फर्क नहीं बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स की जब हम बात करते हैं तो 28 इन्फिल्ट्रेशन बिड्स इस साल भी हुए हैं। पिछले साल में यह तादाद 51 थी। इसी तरह से 366 अफराद को जिनकी एज या जिनकी उम्र जो है 30 साल से नीचे बताई जा रही है, वो यूएपीए एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अभी मुख्तलिफ जेल्स के अंदर पाबंदी सलासल है। तो ये सारी सिचुएशन जाहिर कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हालात मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए हैं। और यही नतीजा है कि एक तरफ सिविलियन कैजुअलिटीज और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो फोर्सेस के अंदर आए रोज इस तरह की कैजुअलिटीज देखने को मिल रही है, तो इसमें किसी तरह की कमी नजर नहीं आ रही है। और शहरी श्रीनगर के अंदर बंकर्स का असर नौ तामीर करना और साथ ही साथ
मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी ये सरकार पर वार करना कि आप हालात को काबू करने में, नॉर्मलाइज करने में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी जब हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर कभी कभार ही हालात बिल्कुल नॉर्मल हुए थे, लेकिन वक्त वक्त पर इस तरह की जो चेंज है वो देखने को मिल रही थी। एक फ्लक्चुएशन जो है हालात के अंदर देखी जा रही थी। लेकिन अब सियासी जमातों का और आम तबके का यही सवाल है कि अगर 370 ही इसमें हाइल थी तो फिर अगर इसको हटाया भी गया तो यहां तब्दीली क्यों नहीं आई। तो यही बात अब न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि आम जम्मू कश्मीर के लोग भी पूछ रहे हैं। और यही बात आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर है, नायब सदर है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज यही बात गांदरबल में ही कही है। दरअसल गांदरबल में आज एक अवामी जलसा हुआ था और इस जलसे में उमर अब्दुल्ला यहां पर मौजूद थे और इस जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीनियर क़यादत है वो भी यहां पर आ पहुंची थी। और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया और यहां उमर अब्दुल्ला ने इन्हीं सूरत हाल को, ऐसी ही सूरत हाल को अपनी तकरीर का मरकज बनाया था। और इस तकरीर में उन्होंने यही कहा कि जो कल हमला हुआ कि अगर 370 की वजह से कश्मीर में बंदूक है तो 370 हटने के बाद ज़ेवन में क्या हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि अगर 370 ही यहां के सिक्योरिटी मामलात को बेहतर करने में हाइल थी तो रंगरेट में एनकाउंटर क्यों हुआ, हैदरपुरा में कत्ल क्यों हुआ। एक ऐसे सवाल उमर अब्दुल्ला ने पूछे जिसका जवाब मरकजी सरकार को देना पड़ेगा, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 370 की वजह से अलहदगी पसंद सोच थी, क्योंकि बार बार यह कहा जाता है कि 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर के अंदर अलहदगी सोच पैदा हो गई, तो उमर अब्दुल्ला ने यह सवाल उठाया तो 370 हटने के बाद कुपवाड़ा में बीजेपी के लीडर के महाफिज हथियार समेत क्यों भाग गए। इस तरह के सवालात उमर अब्दुल्ला ने उठाए और उन्होंने कहा कि कहा जाता था कि यहां पर फैक्ट्रियां आएगी, यहां पर बिजनेस बढ़ेगा, यहां पर रोजगार बढ़ेगा और यहां कुछ भी न बढ़ा, न तरक्की कहीं, न रोजगार कहीं और न फैक्ट्रियां जिनका वादा किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि हां, इस मुद्दत के दौरान 370 हटने के बाद अगर कुछ बदला है, अगर कुछ जम्मू कश्मीर को दिया है तो वो मरकजी सरकार ने यहां के लोगों को परेशानी दी है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कहा गया था कि 370 को हटाने के बाद यहां खुशियों का एक लहर चल गया। हमें कहा गया था कि 370 हटने के बाद बस यहां अमन ही अमन होगा। दुनिया में ये शोशा चला कि कश्मीर में बंदूक 370 की वजह से, और अगर 370 हटा तो यहां के बंदूक भी खामोश हो जाएंगे। 24 घंटे नहीं हुए, श्रीनगर का हाल देखिए, कल रंगरेट में क्या हुआ, कल ज़ेवन में क्या हुआ। हमारे बहादुर पुलिस के जवान और अफसर 3 मारे गए और पता नहीं कितने सीरियस हैं अस्पताल में। अगर 370 इस बंदूक की वजह थी तो ज़ेवन में यह हमला क्यों, रंगरेट में एनकाउंटर क्यों, हैदरपुरा में कत्ल क्यों। हमें कहा गया था कि लोगों की नाराजगी भी 370 की वजह से है। 370 हटेगा, अलहदगी पसंद सोच भी गायब हो जाएगी। कल मैं कुपवाड़ा से वापस आया, कल की खबर है कि कुपवाड़ा में 2 बीजेपी लीडरों के 2 पीएसओ जो एसपीओ थे वो अपने हथियार लेके भाग गए। फिर क्या, न तरक्की करें, न रोजगार करें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गांदरबल के अंदर ये जो जलसा हुआ था, यहां पर एक लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नजर नहीं आया। साबिका एमएलए गांदरबल इशफाक जबार की हम बात करते हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है और अभी तक इशफाक जबार ने पार्टी से अलहदगी का भी कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन आज जब उन्हें मंच पर नहीं देखा गया तो इसी से मुनासबत रखते हुए उमर अब्दुल्ला से कुछ ज़राई ब्लॉक के लोगों ने सवाल भी पूछे
और उन सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस जलसे को इलेक्शन के साथ न जोड़ा जाए। हम यहां मैंडेट देने के लिए नहीं आए थे और न किसी का मैंडेट काटने के लिए आए थे, बल्कि उमर अब्दुल्ला का मानना है कि उन्हें गांदरबल के लोगों की बहुत याद आई थी और आज उन्होंने उनके साथ मुलाकात की है। लेकिन जो उनसे सवाल पूछा गया था उसका उन्होंने इन्वर्टेड कामाज में ही जवाब दिया और उन्होंने उसका बिलवास्ता या डायरेक्ट जवाब नहीं दिया है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए पहले देखते हैं। मैं यहाँ किसी का मैंडेट काटने आया था, ना मैं किसी के मैंडेट का ऐलान करने आया था। इलेक्शन का ब्यूगल बजा ही नहीं, तो आप लोगों को मैंडेट की क्या फिक्र? ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ तंजीम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और मेरे लिए बहुत ज्यादा ये मीटिंग मायने रखती थी, क्योंकि कई सालों से मैं गांदरबल वापस नहीं आया था। मुझे इनकी बहुत याद आई थी, चाहता था इनसे मिलना। आया, बैठा इनके साथ, छोटी सी बातें हुई, आगे भी चलेगा। हम कोई अग्रेसिव मोड में नहीं है, हमारा मिजाज बदला नहीं, न हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो इससे पहले हमने नहीं की। हम मौजूदा सूरत हाल पे रोशनी डाल रहे हैं, मौजूदा हालात। चलो नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला का यह बयान आपने सुना और इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें गांदरबल के लोगों की, गांदरबल के अवाम की याद आई थी, इस वजह से वो यहाँ उनके साथ मुलाकात हुई। शेख अशफाक जबार यहाँ पर क्यों नहीं थे? इस वक्त हमारे साथ शेख अशफाक जबारी मौजूद है, उन्हीं से हम जाने की कोशिश करेंगे। अशफाक साहब, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि एक बड़ा जलसा आज आपकी साबिका कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसके आप इंचार्ज भी थे, वहां पर था, लेकिन आपकी हाजिरी वहां पर नहीं देखी गई। जराए का हवाले से हमें खबर मिल रही कि आपको इनवाइट तक नहीं किया गया था। क्या वजूहात हैं? पार्टी से आपकी नाराजगी है या कि पार्टी ने आपको फरामोश किया है? देखिए, जो सियासी लीडर होता है वो कभी फरामोश नहीं होता है और दूसरा इशफाक जब्बार पैदा करने में सालों लग जाएंगे जी। ये कोई मामूली बात नहीं होती है। ये बात भी सही है कि कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज अभी भी हूँ इस सेगमेंट से जी। मेरे को इन्विटेशन नहीं मिली थी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा यहाँ गांदरबल की बॉडी है, उससे मैं नहीं आया। और रही बात लीडरशिप की, हमने पहले भी कुछ लीडरशिप के सामने कुछ शिकायत की थी कि जो पार्टी की मेंबरशिप के बारे में थी या डेलीगेटों के बारे में थी जी, पार्टी ने उस पर अपनी ज्यादा संजीदा नोटिस नहीं लिया जी। और अभी भी हम इंतजार में हैं कि पार्टी लीडरशिप इस पे संजीदा नोटिस ले, क्योंकि आप और ये इशफाक साहब आप अभी इंतजार में ही हैं, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में वहां पर जलसा होता है। इसके बाद आपका किस तरह का रवैया रहेगा? क्या, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि उन्हें गांदरबल के लोगों की याद आ गई थी, पिछले एक दो साल से वो यहां पर नहीं आए थे, कहीं उनकी ज्यादा याद तो नहीं आ गई है गांदरबल के लोगों की कि वो अशफाक जबार को छोड़कर खुद ही आ जाएंगे, यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे? देखिए, उमर साहब पार्टी के लीडर है, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं जी। गांदरबल की बात ही नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में कहीं भी जा सकते हैं और उमर साहब किसी भी जगह से खड़े हो सकते हैं। तो उसमें तो कोई, उसमें जो लीडर का फैसला होगा वो लीडर का ही होता है, हम उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। और अभी तो इलेक्शन की तो बहुत दूर की बात है, अभी तो यहाँ कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे उमर साहब ने खुद भी कहा, अभी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन पार्टी को मजबूत अगर उमर साहब कह रहे कर रहे हैं तो उनको हमारी बात। अशफाक साहब, क्या वजह है कि जो आपके हामी हैं, जिन्होंने आपको आज तक वोट भी दिया था, उन्होंने भी आपको उस जलसे में याद नहीं किया? उन्होंने भी ये नहीं कहा कि अगर यहाँ पर सभी लीडरान हैं तो अशफाक जबार क्यों नहीं? देखिए, लोगों को मैं अभी भी याद हूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने काम किया है यहाँ और वो लोग खुद फैसला करेंगे। मैंने शुरू में ही आपको कहा दूसरा इशफाक जबार पैदा करने में सालों लग जाएंगे। तो ये ऐसी बात, अभी ऐसी बात नहीं है। सुनिए आप मेरी बात। आपको फरामोश करने, जब आपको फरामोश किया गया तो नेक्स्ट क्या रहेगा आपकी तरफ से? आप पार्टी को फिर से रजू करोगे या अभी अशफाक जबार ही रहेगा? देखिए, पार्टी के साथ हम हैं, हमने पहले भी कहा है कि हम शेर कश्मीर के मिशन के साथ हैं
और पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त फैसला करेगा, ये चीजें आती जाती है अप्स एंड डाउन। लेकिन मेरी ये आपके चैनल की वसादत से ये भी है कि कई हमारी पार्टी लीडर को ऐसे लोग तो नहीं दाएं बाएं बैठे हैं जो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, जिनकी वजह से कोई गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। ये यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और बहुत सारी जगहों पे एक है मसला कि जहां पे एक लीडर जो पार्टी के साथ जुड़े हैं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो चलिए, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी तरफ से अपनी राय रखने के लिए अशफाक जवार गांधरबल से बात कर रहे थे और उनका मानना यही है कि अशफाक जवार पैदा करने में वक्त लगेगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वो अपनी पार्टी से इन्हें अभी तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलाहिदा नहीं हुए, बल्कि ये भी कहा कि अभी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय रखने वाले बहुत सारे लीडरान हैं और कई जगहों पर इस तरह के लीडरान हैं। लेकिन अशफाक जवार का अभी तक यही है कि उमर साहब कहीं पर भी आ सकते हैं, पार्टी के हेड हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अशफाक जवार को पैदा करने में वक्त लगेगा और गांधरबल के अंदर सियासी पारा किस तरफ रहेगा, सियासी हलचल किस तरफ रहेगी, यह आने वाले दिनों में जरूर पता चल सकती है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सियासत काफी अरूज पर है और कुछ मंचले ऐसे भी सियासत करते हैं जो लगता है कि जो समाज को बांट सकता है, तकसीम कर सकता है। और बजरंग दल की जानब से जो कुछ बयानात आ रहे हैं कश्मीर के लिबास को लेकर, फेरन के इस्तेमाल को लेकर, तो उस पर अब जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पर कश्मीर वादी के लोग काफी उस पर रद्द-ए-अमल देना जरूरी समझते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सियासत तो अपनी जगह, लेकिन लिबास को इसमें न लाया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि इससे कश्मीर के जो हालात है वो खराब हो जाते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो फेरन पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या वजह है कि वक्त की सरकार यहां पर अमन खराब करने वालों को इतना मौका दे रही है। क्या वो एक मखसूस मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं, क्या वो किसी मखसूस पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं तो इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और क्या कार्रवाई सिर्फ आम कश्मीरियों के लिए? ये इस तरह के सवालात है जो आम लोगों की जानब से यहां से पूछे जा रहे हैं। बल्कि कश्मीर के लोग इन ऐसे बयानात के बरक्स इस तरह बोलते हैं कि आईन और कानून पर उनका एतमाद है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जम्मू कश्मीर की अमन और शांति में उनका एतमाद है और वो चाहते हैं कि वो दुआ करें। अगर वो हिंदू हैं तो उन्हें भी अपने हिसाब से प्रार्थना कर लेनी चाहिए, अगर वो मुसलमान हैं तो उन्हें भी अपने तरीके से दुआ करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो ठीक रहे। तो इस तरह से सोच में, कश्मीर के लोगों की सोच में और ऐसे मंचरों की सोच में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कश्मीर में यहाँ पे फेरन बंद किया जाए, जो हमारी शनाख्त है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो कल्चर है हमारा, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं जो फेरन पहनते हैं, वे बोलते हैं कि उसको बयान किया जाए। कल को ये लोग बोलेंगे कि कश्मीरियों का खाना पीना बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो, इनकी हवा ऑक्सीजन इनको बंद कर दो। ऐसा थोड़ी होता दुनिया में। हम इनसे अपील करते हैं, सारी सियासी पार्टियों से, हम कश्मीरी अब बहुत उगता चुके हैं, अब बहुत खून हो गया। आप लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए कश्मीरियों को मरवा रहे हो, चाहे वो पुलिस का आदमी हो, मिलिटेंट्स हो, हैं तो इंसानी, सब तो किसी माँ के बच्चे ही होते हैं। आप लोगों की तो ये दुकानदारी है, लोगों को उलझाना रोजमर्रा के मसाइल में। लोगों को जीने दो। महंगाई ने कमर तोड़ के रखी है इस वक्त इंसानियत की। आप लोगों को चाहिए था कि इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत की खुशहाली के लिए काम किया जाए। कब तक आप ऐसे देश को उलझाते रहोगे इन मसाइल में? इससे अच्छा कि हम दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें कि देश में खुशहाली हो, तरक्की हो। चलिए नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं सफा कदल के उन दुकानदारों की जिनकी दुकानें कल मुकफ़ल किए गए हैं पुलिस की जानब से, और इन दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। और इन दुकानदारों का मानना है कि जो उनकी दुकानें हैं वो एक शख्स की इमारत पर है, एक कॉम्प्लेक्स में है, और उनका मानना है कि काफ़ी वक्त से, कई बरसों से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनने ये दुकानें रेंट पर ली हुई हैं, बाज़ाब्ता एग्रीमेंट भी हुआ है, और इसी रेंट पर या उनके यहाँ पर जो दुकानें एस्टैब्लिश की गई हैं उसी पर बैंक ने उन्हें सीसी भी दिया है, लोन भी दिया गया है। लेकिन उनका ये इल्ज़ाम है या उनका मानना है कि ये जो दुकानें बंद हुई है ये बैंक के कहने पर हुई है, क्योंकि जो मज़कूरा इमारत का मालिक है या जो कॉम्प्लेक्स का मालिक है उसने लोन के इस इमारत को मॉर्टगेज रखा था और डिफॉल्टर हुआ, जिसके बाद बैंक के कहने पर
यहां पुलिस ने इन दुकानों को मुकम्मल किया। तो अब इन लोगों की ये शिकायत है, उनका ये कहना है कि वो सदियों से काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इन्हीं दुकानों के उस बैंक से लोन लिया है, बैंक से सीसी लिया है, जिसका सूद भी बढ़ता है, और अगर उनकी दुकानें बैंक के ही कहने पर बंद रहेंगी तो उन्हें रोजगार के साथ साथ वो सूद कौन अदा करेगा, जो एक वाजिब सवाल लग रहा है। उन्होंने हुकाम की नोटिस में अब ये अपील की है, हुकाम के लिए ये नोटिस छोड़ रखी है कि खुदारा उनके साथ इंसाफ किया जाए। मैं गुलजार अहमद बेग, सनाफ अली मोहम्मद बेग, मेरा दुकान है लटर मुर्शिद पी सामने मेरी दुकानें हैं। हम 6 दुकानदार यहाँ हैं। हमारे प्रॉपर्टी वाले ने लोन निकाला है और उनको हमें इतला के बगैर सुबह पुलिस वाला आया और तहसीलदार आया, उन्होंने हमारे दुकान से खींच कर निकाला बाहर, बोला हमें दुकान सीज करना है। हमने उनको बोला अगर इन्होंने लोन निकाला है हमें कम से कम नोटिस देना था। हम दुकानदार हैं, हम ताजिर पेशेंट हैं, हमें दिन में 10, 20, 50 कस्टमर आते हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं। जब हमारी दुकान आप बंद करोगे हमारे रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हमारी दुकानें उनने कुछ एक भी नहीं सुना, उनके साथ डीएसपी था और पुलिस से अगर बोला अगर आप नहीं नीचे। चले नाज़रीन, आम लोग हैं, जाएं तो जाएं कहाँ बेचारे, क्योंकि उनका भी एक जायज़ मौक़िफ़ है और उनका कहना जो है उस पर हुक्काम को भी सोचना होगा, और बगैर नोटिस किसी को दुकान बंद करना, क्योंकि इसमें इनकी ज़ात अब इन्वॉल्व है, इनका बिजनेस अब इन्वॉल्व है, और इस पर हुकूमत क्या करती है, इंतजामिया क्या करती है, वो अब देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।